हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्वेल्थ की अकाउंट्स का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व हो जाना, डिसोल्यूशन हो जाना, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाना। आज के बाद वो पार्टनरशिप फर्म जो थी वो ख़त्म हो जाएगी, उसका एंड हो जाना। अब आप इससे पहले जो इसी बुक में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और एनपीओ की जो बुक है उसमें आप देखते थे रिकंस्टिट्यूशन चल रहा होता था। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता था कि एक फर्म है, उसके अंदर कुछ पार्टनर्स हैं, उस फर्म के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ क्रिएट हुई जिस वजह से उन्हें अपने बिजनेस के कुछ रूल्स थे या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन थे जो उन्हें रिकंस्टिट्यूट करने पड़ रहे थे, चेंज करने पड़ रहे थे। ये एडमिशन की वजह से हो सकता है, ये रिटायरमेंट की वजह से हो सकता है, ये डेथ की वजह से हो सकता है। ठीक है ना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब इस टाइम पर कोई रिकंस्टिट्यूशन नहीं हो रहा, इस टाइम पर फर्म का एंड हो रहा है। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है। ऐसा कह सकते हैं कि जब आप रिकंस्टिट्यूशन पढ़ते थे तो अगर हम एडमिशन का केस ले लें, ए और बी पार्टनर है और वो सी को ऐड कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो उनकी एक पार्टनरशिप डीड थी ए और बी के बीच में वो एंड हो गई थी बिकॉज थर्ड पार्टनर सी को उन्होंने ऐड करा था। तो उस सिचुएशन में आप ऐसा कह सकते हो कि एक पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है। मगर इस सिचुएशन में क्या होता है, एक पार्टनरशिप की फर्म मतलब दुकान ही बंद है, आज के बाद ये दुकान नहीं खुलेगी, पार्टनरशिप खत्म नहीं हो रही। पार्टनरशिप तो होएगी जब एक दुकान ही खत्म हो जाएगी। यानी कि इस सिचुएशन में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा है, एक फर्म खत्म हो रही है। अब ये बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप ऑफ फर्म्स मीन चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म्स कंटिन्यू। अब ध्यान से सुनना, उसने बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है, वहां आप देख रहे हो कि एक पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व हो जाना, उसका मतलब था कि रिलेशनशिप में चेंज हो जाना अमंग द पार्टनर्स, उन पार्टनर्स के बीच में, बट द फर्म कंटिन्यूज, मगर फर्म जो है वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अब यहां पर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वहां डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था, यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड। मतलब कि आज के बाद बिजनेस जो है कंटिन्यू नहीं रहेगा, बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। क्लियर। सो बिजनेस बंद हो जाएगा या वाउंड अप हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। मतलब डिसोल्यूशन हो जाना फर्म का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का भी डिसोल्यूशन हो जाना अमंग द ऑल पार्टनर्स। ठीक है ना, पार्टनर्स के बीच में भी डिसोल्यूशन हो जाना। तो ये आपको समझ में आया होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप में फर्क है। अभी जो आप देखकर आ रहे थे रिकंस्टिट्यूशन जो आपने देखा था वो एक्चुअली में रिकंस्टिट्यूशन डिसोल्यूशन था, बट डिसोल्यूशन एक पार्टनरशिप का था। मतलब पार्टनरशिप खत्म हो रही है मगर यहाँ तो दुकान ही खत्म हो रही है। तो एग्जैक्ट बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पार्टनरशिप तो खत्म हो ही रही है मगर दुकान भी खत्म हो रही है। ठीक है ना। वहीं हम बात करें इनके डिफरेंस की, सो इसमें इनके बीच में डिफरेंस भी है। ठीक है ना। सो मीनिंग के बीच बेस पे अगर हम देखें, सो इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ रहे हैं। इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल पार्टनर्स। और वहीं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में देखें, इट मीन्स change in business relationship among the partners, the firm continues its business। वहाँ क्या हो रहा है, रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं होगा मगर फर्म तो आगे कंटिन्यू करेगी। ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंस है, वो एक बार आप देख लेना। ठीक है ना। बहुत सारे रिलेशनशिप है। तो बेसिकली मैंने एक नॉर्मली ऐसा समझा दिया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। अब एक्चुअल में हम जो पढ़ रहे हैं आगे टॉपिक वो है मोड क्या होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के। मतलब एक फर्म डिसॉल्व हो गई तो इसके मोड्स क्या हो सकते हैं। सो बहुत सारे मोड्स हैं इसके। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट,
मतलब उनकी आपसी सहमति हो गई, मतलब मान लो उनके बीच में कोई वो एक कनेक्शन ना आ रहा हो, वो एक फील ना आ रही हो कि वो आगे जाके बिजनेस कंटिन्यू करे। सो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, मतलब एक सबकी एक सहमति हो गई, एग्रीमेंट बन गया कि हाँ चलो यार बंद करते हैं, बहुत हो गया, है ना। सो इस तरीके से सो अ फर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा तरीका क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अ फर्म में बी कंपल्सरली डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है, जब सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर के अलावा भी, मतलब कोई एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है ना। तो सारे जो है वो सारे हो जाए डिसॉल्व, तो अनसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, दिवालिया हो जाए, ठीक है ना। तो उनकी असेट्स जो है कम हो लायबिलिटी से, ठीक है ना, तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, तो वो फिर उन्हें डिसॉल्व करना पड़ेगा कंपल्सरी। या फिर व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, मतलब आप लॉफुल बिजनेस नहीं कर रहे, ऐसा बिजनेस जो इलीगल हो, ठीक है ना, इस तरीके से, तो फिर आपको कंपल्सरी बाय नोटिस। सो एक नोटिस होता है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के हैपनिंग पे, मान लो कोई मर गया या फिर आपका मन ही नहीं कर रहा अब किसी के मरने के बाद, या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है। एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मतलब आपने एक पॉलिसी भी बना रखी थी, हम 5 साल ही हमें बिजनेस चलाना है, तो भी आपको बंद ही करना पड़ेगा। मतलब कोई भी एक इवेंट आपने तैयार कर रखा था, ठीक है ना, कि या तो कोई मर जाए या कोई रिटायर हो जाए, तो फिर आपका भी मन ना कर रहा हो बिजनेस कंटिन्यू करने का। तो या फिर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कंस्टिट्यूटेड, जिस चीज़ के लिए वो बनी थी, कंस्टिट्यूट करी गई थी, वो टर्म अब एक्सपायर हो जाए, तो इसलिए उन्हें भी बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के थ्रू भी डिसोल्यूशन हो सकता है। अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई अनसाउंड माइंड का हो जाए तो डिसॉल्व हो सकता है बिजनेस। अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब आप इलीगल तरीके से कुछ भी करो तो भी आपका जो है फर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा। अगर कोर्ट कर रही है तो आप कुछ इलीगल तरीके से ही चल रहे होगे, तभी कोर्ट को बंद करना पड़ रहा होगा, ठीक है ना। अब एक्चुअल में हुआ क्या, डिसोल्यूशन हो गई, ये तो देखो नॉर्मली ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस हम नहीं गए ज़्यादा डीपली, नॉर्मली थोड़ा समझ ले कि हाँ आपको क्लियर तो होए कि डिसोल्यूशन है क्या, ठीक है ना। अभी हम जो देख रहे हैं हमारा आगे का टॉपिक वो है कि जनरली 2 प्रॉब्लम्स अराइजेज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सो अभी हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे, बाकी आगे की वीडियोस में कर लेंगे। सो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब जनरली कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप डिसोल्यूशन कर रहे होते हो, तो उस डिसोल्यूशन करने के टाइम पर जो दिक्कत आ रही है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वो क्या क्या है। तो सबसे पहली है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। मतलब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या है वो समझते हैं, मतलब आपको अकाउंट्स की सेटलमेंट करते हुए दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि जब आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे होते हो तो आपको अपनी जो लायबिलिटीज, नॉर्मली मान लो ज़्यादातर रीज़न यही होता है कि आपकी जो है ज़्यादातर सिचुएशन होती है कि अनसॉल्वेंट हो जाता है आपका बिजनेस, या फिर कोई एक पार्टनर कुछ भी कोई भी अनसॉल्वेंट हो जाता है, तो ही ज़्यादातर चांस रहते हैं, पर ज़रूरी नहीं है हर केस में ही हो, ठीक है ना। तो उस सिचुएशनों में सेटलमेंट करने में प्रॉब्लम होती है अकाउंट्स की, तो उसके लिए ना कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाता हूँ। यहाँ मैं इलस्ट्रेशन 1 पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, वहीं पे आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा अच्छे से, मैं डायरेक्ट वहीं से कंसेप्ट को बताऊंगा। सो इलस्ट्रेशन 1 जो है उसमें लिखा हुआ है द फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड was dissolved on 31st March 2016। X, Y and Z जो है उनकी फर्म को डिसॉल्व होना पड़ा 31 मार्च 2016 को। अब हुआ क्या, सो Y ने डिमांड करी दैट हिज लोन ऑफ 25,000 शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर। अब देखो ध्यान से देखना, इलस्ट्रेशन हम 1 देख रहे हैं, ठीक है ना। इस इलस्ट्रेशन 1 में क्या हुआ, 3 पार्टनर्स थे X, Y एंड Z। तीनों पार्टनर जो है नॉर्मली इनकी फर्म जो है डिसॉल्व हो गई। अब इसमें वाई ने क्या करा, वाई ने डिमांड करी, जब डिसॉल्व हो रहे हैं तो उसने डिमांड क्या रखी, उसने डिमांड करी कि उसका जो लोन है 25,000 रुपये का, वो पहले पेड होना चाहिए बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर। आप नॉर्मली ध्यान से सोचो, जब तीनों पार्टनर हैं तो ये तीनों पार्टनर, एक चीज़ मतलब थोड़ा सा अगर हम ऐसे समझे, लॉफुल तो है ये सारी चीज़ें, पर वो जैसे थोड़ा भी समझे, तो अब डिसॉल्व हो गई एक फर्म, डिसोल्यूशन हो गया उसका। तो जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो सिचुएशन में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपकी कुछ लायबिलिटीज़ होंगी। जब आपका प्रॉफिट हुआ होगा तो आप मान लो 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपका, और आपको 40,000 रुपये की लायबिलिटी चुकानी है,
तो आप उस 50,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कह सकते, क्योंकि आप बिजनेस बंद कर रहे हो। आज के बाद लायबिलिटी को भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना रोज़ आपके घर पे आके वो बंदूक तान के खड़े हो जाएंगे, है ना। तो उनको आपको ख़त्म करना है, उन लायबिलिटीज़ को। तो आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज़ को। अब ये जो लायबिलिटी चुकाने का तरीका है ना, अब ये नहीं है कि मेरा पड़ोसी दोस्त सोहन है तो जाकर ले बेटा पहले तू ले ले 10,000 रुपये, ऐसे नहीं करना आपने। आपको वो भी एक स्पेशलाइज तरीके से देना है, ठीक है ना। तो उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये नहीं कि हाँ पहले मैं अपने, मेरा दोस्त मुझे ज़्यादा प्यारा है, बैंक वैंक तो मारेंगे पिट लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको पहले जो है आउटसाइडर लोन चुकाने हैं, और वो भी सिक्योर्ड लोन चुकाने हैं आपने, ठीक है ना। बाद में आप अनसिक्योर्ड और फिर रमेश रमेश अपने पड़ोसियों के पास आओगे, तो उसके भी एक तरीके हैं। अब हुआ क्या, अब इस सिचुएशन में जब आप देख रहे हो, तो इन तीनों के पास ऐसी सिचुएशन आई है, या तो वो कुछ पैसा है, या तो उसको वो डायरेक्ट पहले अपनी कैपिटल में ले जाए, या फिर वाई ने बोला कि भाई मैंने लोन दे रखा है तो पहले मेरा लोन चुकाओ, बाद में अपना प्रॉफिट नापो। तो हुआ क्या, वाई डिमांड करता है कि भाई मेरा 25,000 रुपये का मैंने बिजनेस में जो लोन दे रखा है वो मुझे दे दो पहले, है ना। वो पहले पेड होना चाहिए बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ पार्टनर। मतलब पार्टनर की कैपिटल पेड करने से पहले ये पहले पेड होना चाहिए, उसकी वाई की डिमांड है। मगर एक्स और जेड क्या कह रहे हैं, बट एक्स एंड जेड डिमांड दैट कैपिटल शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ वाइज लोन। उन्होंने बोला कि भाई तेरा लोन हम बाद में चुकाएंगे, पहले हम अपनी कैपिटल लेके जाएंगे, उसमें से कुछ पैसा बचा, ऐसा कुछ बचेगा भी नहीं। पहली चीज है, कैपिटल अपनी चुका रहे हो आप, तो कुछ बचना भी नहीं है। तो सिचुएशन में आपको बोलता है कि बताओ क्या, कौन करेक्ट है और कौन नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप खुद सोचो कि वाई एक तरीके से बिजनेस का ही बंदा है ना। तो वाई जब बिजनेस का ही बंदा है और वाई ने लोन दिया, तो लोन ही है पहली चीज। भले वो किसी पार्टनर ने दिया हो, या वाई की वाइफ ने दिया हो, या किसी आउटसाइडर से आपने लोन लिया हो, लोन इज लोन। तो पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोन चुकाने की। अभी यहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि सिर्फ एक ही लोन है। मान लो अगर वाई की वाइफ का भी लोन होता, बैंक का भी लोन होता, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके लिए कि पहले लोन किसका चुका है। तो पहली चीज कैपिटल तो सब बाद में है। यहाँ पर टॉपिक है थ्योरेटिकल, पर डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉस आप जो आप कैसे करोगे नॉर्मली, कि सबसे पहले आप जो है ये जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो उसमें सबसे पहले आप अपने लोन चुकाओगे, फिर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करोगे। यानी कि इस सिचुएशन में वाई जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। वाई जो है वो करेक्ट है। तो वाई क्यों, वाई इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। अभी सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग जो है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो सारा सेक्शन 48 के अंदर ही चलता है, वही रूल हम पढ़ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 of the Indian Partnership Act 1932, partners loan is paid before payment of partners capital. So section 48 of Partnership Act 1932 कहता है कि पार्टनर्स का जो लोन है वो पेड होगा बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल पेड होने से पहले ही पेड होगा। इलस्ट्रेशन 1 क्लियर। सेकंड इलस्ट्रेशन पर आते हैं। सेकंड इलस्ट्रेशन सेज All the partner decide to dissolve the firm on 31 मार्च 2017। Y एक पार्टनर था। अब Y ने क्या करा, Y demands that his loan of 80,000 should be paid before Mr. X loan of 20,000। अब देखो इस सिचुएशन में X, Y, Z, सो यहाँ पर आपके X, Y, Z पार्टनर है। अब हुआ क्या, Y ने इस बार डिमांड करी फिर से, ठीक है ना। इस सिचुएशन में फिर से Y ने डिमांड करी। अब Y की डिमांड इस बार क्या है, उसका कुछ लोन है। अच्छा हाँ ध्यान सुना, दैट हिज लोन ऑफ 80,000, उसका एक लोन है 80,000 रुपये का Y ने, यानी कि Y ने बिजनेस में एक लोन दे रखा है। तो वो जो है इट शुड बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ मिसेज एक्स लोन। मिसेज लिखा हुआ है हमारे, मिसेज एक्स लोन मतलब जी ये एक्स जो है इनकी वाइफ ने भी बिजनेस में लोन दे रखा होगा, और वो जो लोन है वो 20,000 रुपये का मात्र। तो इन्होंने बोला कि पहले मेरा लोन चुकाओ इनकी वाइफ के लोन से पहले, ये इन्होंने डिमांड रखी। एंड एक्स ने बोला, जो अनदर पार्टनर था, उसने ये डिमांड करी कि पहले मेरी वाइफ का लोन पेड होना चाहिए आपके लोन से पहले, घर कैसे जाऊंगा वरना, है ना। तो यानी कि एक्स का जो लोन है, मतलब एक्स की वाइफ का जो लोन है, मिसेस एक्स का जो लोन है वो पहले पेड होना चाहिए, या ये 80,000 रुपये का वाई का ही लोन पहले पेड हो। देखो एक्स की जो वाइफ है
शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, वो नहीं है, उसका हस्बैंड जो है वो बिजनेस चला रहा है, एंड वाई इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, वो कहीं ना कहीं बिजनेस का। तो ये सेक्शन 48 फिर से यही कहता है कि भैया जो आउटसाइडर लोन है ना, भले वो बीवी है पर आउटसाइडर ही है, तो जो पहले है आउटसाइडर उनका लोन चुकाओ, उसके बाद में आप अपने लोन चुकाने। यानी कि इस सिचुएशन में जो एक्स की वाइफ का है लोन वो पहले पेड होगा एंड आफ्टर दैट 80,000 रुपये हम पेड करेंगे। ये मत सोचना कि 20-80,000 पहले अमाउंट बड़ी है पहले ये चुका दो, ये बड़ा नुकसान है, बड़ा लोन है, नहीं, पार्टनर लास्ट में, भले किसी का भी लोन कितना भी बड़ा क्यों ना। सो एक्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932। थर्ड पार्टीज डेप्ट, मतलब जो थर्ड पार्टी का डेप्ट है वो पेड होता है बिफोर पार्टनर्स लोन। मतलब अभी आपने देखा सबसे पहले सबसे लास्ट में जो प्रायोरिटी है वो कैपिटल को है, कैपिटल से पहले अगर किसी पार्टनर का लोन है तो वो चुका दो। उससे पहले की प्रायोरिटी क्या है कि किसी आउटसाइडर थर्ड पार्टी का लोन है तो वो चुकाओ। उससे पहले सिक्योर्ड लोन आ जाएंगे आपके, यानी कि रमेश समेश को छोड़ दो, रमेश सुरेश को, उसको उससे पहले बैंक को चुकाओ, ठीक है ना। थर्ड इलस्ट्रेशन विच इज लास्ट इलस्ट्रेशन मतलब इस वीडियो का, जो क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 and Mrs. A has given a loan of 20,000 to the firm and the firm also taken a loan of 10,000 from B। अब हुआ क्या, इस सिचुएशन को समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A एंड B, इस सिचुएशन में A और B पार्टनर थे, 3:2 रेशो थी इनकी और डिसॉल्व हो गए, और मिसेस A यानी कि इनकी वाइफ ने लोन दे रखा है 20,000 रुपये का फर्म को, लोन दे रखा है 20,000 रुपये का फर्म को, ठीक है ना। एंड द फर्म आल्सो टेकन अ लोन 10,000 फ्रॉम बी, और फर्म ने बी की वाइफ से नहीं, बी से ही लोन ले रखा था 10,000 रुपये का, है ना। एंड द फर्म वॉज डिसॉल्व एंड इट्स असेट्स वर रियलाइज 25,000। अब जो बिजनेस की असेट्स आई जो रियलाइज करी, रियलाइज हम आगे जाके और अच्छे से समझेंगे। रियलाइज मतलब जब आप वहाँ अभी तक जितना भी अकाउंट रिवैल्यूड कर रहे थे, यहाँ आप रियलाइज कर रहे हो, रिवैल्यूड मतलब वैल्यू को रीवैल्यू कर रहे थे, ठीक है ना। वहाँ बिजनेस खत्म नहीं हुआ था, यहाँ रियलाइज बेचने की तैयारी कर रहे हो, रियलाइज, ठीक है ना। तो रियलाइज जब मतलब बेचने की तैयारी करी तो उस टाइम पर असेट्स जो आई वो 25,000 रुपये आई। मतलब हम जो चुका सकते हैं पैसा वो 25,000 रुपये है, लेकिन हमें चुकाना कितना है, 20 और 10। भैया जरूरी थोड़ा ना चुकाना, नहीं चुकाना तो है। अब आपको बोलता है स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेस ए लोन एंड बीज लोन विद द रीजन इफ देयर वर नो अदर क्रेडिटर ऑफ द फर्म। मान लो बिजनेस में और कोई क्रेडिटर नहीं है, यही 2 क्रेडिटर बचे हैं, तो इनको कैसे कैसे आप चुकाओगे उसका ऑर्डर बताओ। तो ये ऑर्डर हमें बताना है। तो पहले हम जो है रूल वो समझते हैं। देखो पैसा हमारे पास 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये यानी कि हम इंस्टॉलमेंट ही हुए होंगे, है ना। तो 25,000 रुपये हमारा पैसा है और हमें चुकाने 30,000 रुपये, टोटल डेप्ट जो है हमारा वो टोटल 30,000 रुपये। कैसे भाई, 20,000 रुपये हमें क्या करना है, 20,000 रुपये हमें ए की वाइफ को चुकाना है, एंड 10,000 रुपये में क्या करना है, 10,000 रुपये हमें बी हमारा एक पड़ोसी साथी उसी के चुकाने। तो देखा जाए तो यार पहले कोशिश करो किसी एक का मतलब कर्जा चुका सको। अब देख समझने की चीज़ आई यार, चल 10,000 तुझे चुका देते हैं और 15,000 तुझे चुका देते हैं, तेरा 5,000 तो बचेगा। अगर मैं इसको दूंगा तो इसका तो वैसे ही छोटा सा कर्जा और ऊपर से अटक जाएगा। मतलब कुछ भी चीज़ें हो सकती है। तो ऐसा लेन देन हमें नहीं करना, हमें रूल के हिसाब से चलना है, सेक्शन 48 के हिसाब से चलना है। वो कहता है कि पहले आउटसाइडर थर्ड पार्टी को दो, और थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है, यानी कि 30,000 रुपये में से पहले माइनस हो जाएगा 20,000 रुपये का लोन जो कि मिसेज ए का, ठीक है ना। अब बच गया हमारे पास बिजनेस में, हमारे पास पैसा 25,000 रुपये, मतलब 25,000 रुपये हमारे पास एसेट्स है, तो हमने पहले लोन चुका दिया, तो हमारे पास बचा 5,000 रुपये, ठीक है ना। अब 5,000 रुपये हमारे पास बचा, यानी कि हमारे पास अब जो देने के लिए पैसा है वो सिर्फ 5,000 रुपये, और हमें अभी 10,000 रुपये भी चुकाने हैं। तो भैया ये कोई बैंक वैंक नहीं है, ये इसीलिए तो हम लास्ट में प्रायोरिटी रखते हैं पार्टनर की, क्योंकि वो नुकसान उन्हें झेल सकता है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंटी होंगे ना, तो वो नुकसान झेल सकते हैं, तो इसलिए उन्हें ही ये नुकसान झेलना पड़ेगा। यानी कि अब जो 5,000 रुपये बचे ना वो हमें इसको एडजस्ट करके देने पड़े। ये नहीं इसको 10,000 दोगे, ले बेटा 5,000 ही ले, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक
ठीक है ना। हमारे पास बिजनेस में पैसा ही इतना है क्योंकि हम नुकसान भी तो हम पार्टनर्स का ही हुआ है, इससे किसी थर्ड पार्टी को इफेक्ट नहीं होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमारे पास पैसा है जिससे थर्ड पार्टी को इफेक्ट ना हो तो हम ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे जिससे थर्ड पार्टी को इफेक्ट हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की क्लासों में हम आगे के टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।